आज ना गोयला सर खोद खोद के आपके लिए ऐसी कंपनीज लाए हैं, मतलब खजाने हैं। मतलब आप खुद देखोगे कि दे आर कंप्लीट मोनोपोलीज, बट कोई उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। और आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो ना देखो सर लंबी होगी, बिकॉज मैं इन कंपनीज की थोड़ी डिटेल में जाना चाहता हूँ, आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो मुझे आप लाइक देना। अगर मुझे 4000 के ऊपर लाइक्स मिल गए तो गोयला समझ जाएगा आपको थोड़ी और लॉन्ग और डिटेल वीडियोस चाहिए। आप इशारा दो, बाकी गोयला संभाल लेगा। पहली कंपनी वो कंपनी है जो हिंदुस्तान में डिजिटल मैपिंग की पायनियर है। ये कंपनी कब से काम कर रही है? 1995 से, जब इंडियन के पास इंटरनेट भी ढंग से नहीं होता, तब से ये डिजिटल मैपिंग में काम कर रहे हैं। और अभी इनके पास इंडिया का है 95% मार्केट शेयर। पहली कंपनी है सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। अगर आपने ये नाम नहीं सुना तो होस्ट आप इस कंपनी को जानते हो बाय मैप माई इंडिया के नाम से, और ग्लोबली इस कंपनी को जाना जाता है मैपल्स के नाम से। मैप माई इंडिया ने इंडिया का सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, एक्यूरेट, फीचर रिच और वो मैप जो कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहता है ना, जहां पे टाउन्स आते हैं, विलेजेस आते हैं, अर्बन सिटीज, रूरल एरियाज सब आते हैं। मैप में इंडिया ने इंडिया का वो मैप बनाया, कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहता है। ये मैप 2D में है, 3D में है, 4D में है और रियल व्यू भी देता है, जहां पे आप अपने आप को मैप में प्लेस कर दो और आसपास आप देख सकते हो एग्जैक्टली आसपास क्या क्या जगह है। ये मैप्स हाइपर लोकल है, इनमें जियो डेमोग्राफिक्स है एंड दे आर डेटा रिच। और इंडिया में तो क्या पोजीशन है मैंने आपको बता ही दिया है, पर ग्लोबली अभी 200 कंट्रीज को भी मैप कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी कस्टमर्स की। इस कंपनी कस्टमर्स हैं एचडीएफसी बैंक, टीवीएस मोटर्स, पेटीएम, फोन पे, एप्पल, अमेज़न एलेक्सा, मैकडॉनल्ड्स एंड सेवरल मोर। तो आप देखोगे जब एप्स हैं जैसे फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इन पे एपीआईज के थ्रू मैप इंटीग्रेटेड होता है इनके ही ऐप में, सो दैट कस्टमर एक्सपीरियंस बेस्ट हो पाए। इनके पास 100 टॉप नॉच कस्टमर्स तो हैं, बट मैनेजमेंट ये बोल रही है कि बाय 2027 ये 500 ऐसे कस्टमर्स को एक्वायर कर लेंगे। अब जब आप मैप्स के बारे में सोचते हो, आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी कि आप गाड़ी चला रहे हो या बाइक चला रहे हो और साइड पे आपने खोल रखा है गूगल मैप्स। एंड यू राइट, मैप्स का एक बहुत मेजर यूज केस हम लोगों के लिए क्या है कि हम गाड़ी चलाते हुए डायरेक्शन ढूंढ पाए। अब इसमें भी ना काफी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है गाड़ी चलाते हुए हमें क्या चाहिए कि कोई हमें डायरेक्शन टू डायरेक्शन वाइज गाइड कर दे और बार बार फोन पे ना देखना पड़े, बिकॉज उसमें बहुत रिस्क आता है। सेकंड चीज, अगर कोई ईवी गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि जो उसकी ईवी गाड़ी है उसको जिस डेस्टिनेशन में जाना है तो क्या उस ईवी बैटरी का इतना चार्ज है कि उसको उस डेस्टिनेशन पहुंचा देगी। एंड थर्ड चीज, मैप यूजेज ना बहुत बार डेंजरस होती है, और ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैं तो कर चुका हूं एक्सपीरियंस। कैसे? आप गूगल मैप्स को फॉलो कर रहे हैं, शार्प टर्न आ गया, डिफिकल्ट हो जाता है, आधे टाइम आदमी फोन और रोड के बीच में देखता रहता है, और कितनी बार ऐसे गड्ढे बीच में आते हैं जिनको हम देख नहीं पाते। एंड दूसरी चीज कि जिस रोड पे मैं चला रहा हूँ उस रोड की स्पीड लिमिट क्या है, अगर वो पता चल जाए तो लाइफ कितनी आसान हो सकती है। वेल, मैप माई इंडिया के पास इन सब प्रॉब्लम्स का कंप्लीट सोल्यूशन है। अब अगर हम ईवी की बात कर रहे हैं ना, तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आती है। आप देखेंगे आजकल गाड़ियां क्या हो रही हैं, स्मार्ट हो गई हैं, दे आर कनेक्टेड। गाड़ियों में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आ गए हैं, एडीएस फीचर्स आ गए हैं, जहां पे इमीडिएट ब्रेकिंग हो जाती है। तो ऑब्वियसली इट्स गुड। एज ऑफ नाउ देखोगे तो ग्लोबली जो गाड़ियां बिक रही हैं उनमें से 50% कार्स कनेक्टेड कार्स है, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 2030 तक वर्ल्ड वाइड जो गाड़ियां बिकेंगी ना, उसमें 95% गाड़ियां कनेक्टेड होंगी। तो उसके लिए मैप माई इंडिया की तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ओईएम्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे आप यहाँ देख सकते हो, रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इनका रेवेन्यू सिर्फ ऑटोमोबाइल से 30% से बढ़ सकता है। वैसे ईवी से याद आया, अगर आपको ईवी पे एक डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ईवी वीडियो लिख दो, 500 कमेंट्स, वीडियो आपकी। अब ये तो देखो सर हो गई गाड़ियों की बात है, बट जो हम रियलाइज नहीं करते ना कि मैप्स का यूज केस बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज होता है। जैसे कि मैप्स यूज होते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। क्यों? अगर इंश्योरेंस कंपनी किसी को लोन दे रही है, वो मैप देख के ये देखती है कि जहां पे वो इंसान रह रहा है वो कितना रिस्क प्रोन एरिया है, वहां पे कितने अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, वहां पे सुनामी आती है, क्या क्या नेचुरल डिजास्टर थ्रेट्स है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो अपना इंश्योरेंस देते हैं। रिटेल स्टोर्स के लिए काम आता है, जहां पे रिटेल स्टोर्स देख पाते हैं कि आसपास कितने लोग हैं, क्या ज्योग्राफी है और कितने लोगों तक ये रिटेल स्टोर पहुंच सकता है। और एफएमसीजी कंपनीज को भी काम आता है कि एफएमसीजी कंपनीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स का वो कैसा होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन पॉपुलेशन की कहां है। ऐसी डिटेल मैप्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, कंपनीज लेती हैं मैप्स को सो दैट वो सही डिसीजन ले पाए और सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई कर पाए। मैनेजमेंट की बात करें तो ये कंपनी बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। कंपनी ये बोल रही है कि ये एक्सपेक्ट करें कि इनका रेवेन्यू 1000 करोड़ को पार कर जाएगा 2027 या 2028 में। इसका मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग अ CAGR ग्रोथ ऑफ 35 to 40%, व्हिच इज इनसेन। ये एक्सपेक्ट करें कि ऑटोमोबाइल में ये 3 टाइम्स से बढ़ जाएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में ये 5 टाइम्स से बढ़ जाएंगे, गवर्नमेंट यूजेज में 6
टाइम से बढ़ जाएंगे और मोबिलिटी में 10 टाइम से। Well, you have a goal of close to around 1,000 crores odd. Currently you're at sub 300 crores. All of this is going to be organic, or do you have inorganic plans as well? Hi Nigel, thanks for having me. Yeah, these are all organic. We've quite simply laid out, the growth that we'll see by increasing our volume in automotive by 3x, in mobility with IoT by 10x, in the corporate world volume of customers by 5x, and in the government world by 6x. So it's all organic, and other things will play out as they have to. But this is a quite simple path forward based on our bullishness and what we see already in the market, with more and more customers adopting more and more use cases of our wide product and platform portfolio. अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स में। इनका सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 19.5%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 72.3%, ROE is 22.40%, ROCE is 29%, और ये है इनका ग्राफ। और रिसेंटली तो ये अपर बॉटम दे रहा है, विच अगर मैं टेक्निकली देखूं अच्छा साइन है। अब सेकंड कंपनी वो कंपनी है जो एयरपोर्ट्स के लिए ना एक सर्विस एग्रीगेटर है। आप एयरपोर्ट में जाते हो, आपको क्या देखने को मिलता है? स्पास, लाउंजेस, फूड एंड बेवरेजेस के काउंटर्स, ट्रैवल मिल जाता है, ट्रांजिट मिल जाता है, होटल्स मिल जाता है। इन सब को जो प्लेटफॉर्म देता है, जो इन सब के लिए सर्विस एग्रीगेटर है, और इस सर्विस एग्रीगेटर ये इतना बड़ा है कि पूरे इंडिया के एयरपोर्ट्स में जो लाउंज एक्सेस होती है ना 68% इनके थ्रू है। और मार्केट शेयर की बात करूं सर, 95% मार्केट शेयर इनका है। ये कंपनी है ड्रीमफोक्स, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स का लार्जेस्ट सर्विस एग्रीगेटर। जब आप किसी एयरपोर्ट में जाते हो, आपने देखा होगा आपका एक्सपीरियंस कितना बेटर होता है देन रेलवे स्टेशन, बिकॉज इतनी एनिमिटीज एयरपोर्ट में होती है और रेलवे स्टेशन उसके आसपास भी नहीं होती। और उन सब के लिए जो सर्विस एग्रीगेटर है वो है ड्रीमफोक्स। अब इसको थोड़ा डिटेल में और समझते हैं। अब जो पूरी इंडस्ट्री है ना, ये 4 चीजों पे डिपेंड कर रही है और ड्रीमफोक्स इन सबको कैप्चर कर रहा है। सबसे पहली चीज आती है प्रीमियमाइजेशन। आजकल बिकॉज हमारे देश के लोगों की इनकम बढ़ रही है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, मिलियनेयर्स आर इंक्रीजिंग इन अ कंट्री, बिकॉज ऑफ व्हिच लग्जरी होम्स की सेल्स बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ व्हिच मर्सिडीज की पिछले साल ऑल टाइम हाई सेल्स थी, बिकॉज ऑफ व्हिच इस साल लैम्बोर्गिनी इंडिया ने अपनी सारी गाड़ियां में बेच दी सिर्फ इस साल के शुरुआती 3-4 महीनों में। इस लेवल पर डिमांड हो रही है। तो डिमांड एयरपोर्ट्स में क्या है? लाउंजेस तो है, बट और भी प्रीमियम लाउंजेस चाहिए और अल्ट्रा लग्जरी एक्सपीरियंस चाहिए। ये कंपनी उसको बैक करिए। दूसरी चीज, एयरपोर्ट से ट्रैवल दोबारा दोस्त शुरू हो गया। जो कोविड की बात करूं उसको तो हम ओवरटेक कर चुके हैं। उल्टा जो प्री कोविड लेवल्स में एयरपोर्ट ट्रैवल था ना, उससे भी हम ज्यादा लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं और संभावना यही है एयर ट्रैवल और भी बढ़ता जाएगा। इट इज कन्वीनियंट और आप देखो फेयर्स भी सस्ते हैं, ज्यादा महंगे नहीं है। बहुत ऐसे लोग अपने आसपास देखे होंगे, आप खुद रेलवे प्रेफर नहीं करता, आपको फ्लाई करके जाना। और इसीलिए इतना सारा सरकार पैसा इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। आप गोला की ये बात लिख सकते हो, अभी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, मेजरली बड़ी बड़ी सिटीज में एक एयरपोर्ट है ना। आने वाले 10 से 15 साल में इन सब सिटीज में कम से कम 2-3 एयरपोर्ट होंगे। इंडिया उस लेवल पे जा रहा है, हमें उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ चाहिए और इसका फायदा तो सर पूरा ड्रीमफोक्स को होगा ही होगा। और इसके लिए मैं आपको डेटा दिखाता हूं। अब इंडियन एयर ट्रैवलर्स का देखोगे अभी 91 है एंड इट इज एक्सपेक्टेड FY40 में कितना ज्यादा हो जाएगा। आप ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स को देख लीजिए कितना ज्यादा एक्सपेक्टेड है इन फाइनेंशियल ईयर 2040। आप एयरपोर्ट लाउंजेस को देख लीजिए कितना ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब एयरपोर्ट लाउंजेस की बात कर रहे हैं तो आप देखोगे कि आधे जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स जो लोगों को बेचे जाते हैं उनकी पिच क्या होती है, जो लॉयल्टी प्रोग्राम होते हैं पिच क्या होती है? लाउंज एक्सेस, लाउंज एक्सेस, लाउंज एक्सेस। सच बताऊं, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास जो 1-2 डेबिट कार्ड्स हैं उन पे लाउंज एक्सेस है, बिकॉज मुझे लगता था क्या फायदा जाने का, महंगा होगा, पैसे लेंगे, मेंटालिटी ऐसी बनी रहती है। बट मैं गया, करता है 1 रुपए है एंड द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। मैं लाउंज में आराम से बैठा था, देयर वाज गुड फूड, पूरा बुफे लगा हुआ था, आराम से बैठो अपना काम करो एंड इट इज वेरी रिलैक्सिंग। तो लॉजिक ये बोलता है कि लाउंज में लोग तब ज्यादा जाएंगे जब उनको सस्ता होगा। जनरली सस्ता कब होगा? जब और क्रेडिट कार्ड जाएंगे, जब लोगों के पास और डेबिट कार्ड जाएंगे, सो दैट वो लॉयल्टी प्रोग्राम पैसे वसूल करने के चक्कर में एयरपोर्ट लाउंजेस में जाएंगे। तो क्या डेबिट का और क्रेडिट कार्ड की डिमांड बढ़ेगी हमारे देश में? मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं। अगर आप देखिए नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स FY23 में इतने हैं और FY40 में इतने ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं। सेम चीज है डेबिट कार्ड्स के साथ और सेम चीज है एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के साथ। और एयरपोर्ट लाउंजेस की बात हो ही रही है तो सिर्फ इंडिया में नहीं, ये मिडिल ईस्ट में भी एक्सपैंड करना चाहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सपैंड करना चाहते हैं। अब दूसरी चीज जो मुझे इस कंपनी की बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है इज दैट दे वर्क ऑन अ एसेट लाइट मॉडल एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल्स एटलीस्ट फॉर अस इन्वेस्टर्स। क्यों? एसेट लाइट मॉडल में कंपनी ज्यादा एसेट्स ओन नहीं करती है, ज्यादा लायबिलिटीज ओन नहीं करती है, जिसकी वजह से इस कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है और उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ना बहुत डिसेंट है। इनका मैं आपको थोड़ा इजी समझाता हूँ ये करते क्या। ये बेसिकली एक मिडिल मैन है। जैसे आप जाओगे, आप गए एयरपोर्ट, आप बैंगलोर एयरपोर्ट गए, आपने अपना कार्ड कर दिया, स्वाइप क्या? वो लाउंज
लाउंज फिर ड्रीमफोक्स को बता देगा कि देखो ये कार्ड स्वाइप हुआ है, ड्रीमफोक्स ये बताएगा आपके बैंक को और आप सीमलेसली सब एंजॉय करोगे। तो ड्रीमफोक्स है क्या? एक मिडिलमैन है बिटवीन जो एयरपोर्ट में सर्विस प्रोवाइडर है एंड बैंक्स, उसके बीच का इजी मिडिलमैन है ड्रीमफोक्स। Now they have an asset-light model with minimal incremental capex needed to be deployed by the company regularly. This allows for high operating leverage. The major costs would be employee costs, of course, but that is around 4.9% of revenues on an average basis last few years. And technology costs are important as well, but they have been around 0.4% of the total revenues. देखो ये सब तो अच्छा है, बट इसका एक कौन भी है। कौन ये कि जो ऐसे मिडिलमैन होते हैं ना, उनके मार्जिन्स आर रेजर थिन एंड ड्रीमफोक्स के भी मार्जिन्स आर रेजर थिन। तो अगर एक इन्वेस्टर इसमें देखेगा तो उस एंगल से देखेगा कि इनका वॉल्यूम एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज्यादा है और एसेट लाइट है तो लायबिलिटीज भी ज्यादा इशू नहीं है। अब बात करते हैं सीधा फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 28.2%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 31.8%, ROE is 60.70 and ROCE is 79.40 which is very very good। ये इनका टेक्निकल ग्राफ आप देख सकते हो यार, रेजिस्टेंस को तोड़ के सीधा ऊपर गया है और अपर बॉटम पे अपर बॉटम मारी जा रहा है। अब यार अगर आप उन लोगों में से हो जो ये सोच रहे हैं कि गोयला मुझे सुनने में तो ऐसा बड़ा मजा आता है बट मैं खुद कैसे स्टडी करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई आसान तरीका चाहिए कि मैं अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर लूं। वेल इसी के लिए पूरी मास्टर क्लास है और आपके लिए बिल्कुल फ्री है, जहां मैं आपको बताता हूं एक सिंपल स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, जहां पे आप वो स्टॉक चूज करते हो जो फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको इतनी स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सेशन है ना 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, ये है रेटिंग, पीपल हैव लव्ड इट एंड ट्रस्ट मी, आप गोयला के साथ बैठ जाओ 2-3 घंटे, मैं आपको अलग लेवल पे ले जाऊंगा विद कंप्लीट एग्जीक्यूशन प्लान। अगर आप उस वेबिनार में आना चाहते हो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। अब थर्ड कंपनी वो कंपनी है जो बड़े ट्रक्स और बड़े कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं ना उनके लिए ब्रेकिंग सिस्टम्स बनाती है, टेक्नोलॉजी बनाती है और उसमें 85% मार्केट शेयर है। इस कंपनी का नाम शायद आपने नहीं सुना हो तो मैं सस्पेंस तोड़ता हूं। ये कंपनी है ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इंडिया लिमिटेड। त्रिचिपल्ली यक्केपरंपील परंबदूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। मैं मानता हूं कंपनी का नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लंबा लग रहा है बट काम बड़ा आसान है और बहुत पावरफुल बिजनेस है। ये कंपनी बड़े व्हीकल्स के लिए, मीडियम व्हीकल्स के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, जो बसेस, ट्रक्स, बिग कार्गो व्हीकल्स के लिए बनाती है ब्रेक्स और टेक्नोलॉजी एंड दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। मतलब कंपनी की मैनेजमेंट इतनी ऑप्टिमिस्टिक है दैट दे हैव सेड कि बाय 2030 ये 1 बिलियन यूरोस का रेवेन्यू हिट कर देंगे। और डिटेल में थोड़ी धंधे की बात करूं, देखो जो ट्रक्स, बसेस, ऑफ हाईवे के जो व्हीकल्स होते हैं, फिर डिफेंस कार्स हो गई, जो फ्लीट्स हो गई, उनके लिए ब्रेकिंग सिस्टम्स करेंगे, फिर एक्चुएटर्स करेंगे, ब्रेक चेंबर्स बनाते हैं, ऑटोमेटिक स्लैक एडजस्टर्स बनाते हैं, आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, तो ये सारा काम करते हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है ESC। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। अब बेसिकली ये अगेन एक सेफ्टी मेजर है जो गाड़ियों में ले जा रहा है। आप देखोगे एक बहुत कॉमन ट्रेंड है जो मैं आपको पहले भी बताया था कि गाड़ियों में गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि सेफ्टी रेगुलेशन ज्यादा आना चाहिए, हम टेक्नोलॉजी का यूज करें कि जो ड्राइवर गड़बड़ करता है ना उसके वजह से गाड़ी सेफ रहे, लाइफ सेफ रहे। अब ESC सिस्टम करता क्या है? ये देखता है कि ड्राइवर गाड़ी में इनपुट्स क्या दे रहा है, वो बस हो ट्रक हो क्या इनपुट दे रहा है और फिर वो देखेगा कि वो व्हीकल कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या व्हीकल बहुत प्रेशर में, क्या व्हीकल वो इनपुट्स ले भी पा रहा है या ले पाएगा या बस ऑफ रोड तो नहीं चल जाएगी। और जैसी वो सिस्टम पकड़ेगा कि भाई देखो दिक्कत है, ESC इमीडिएटली ब्रेक सप्लाई करता है, व्हीकल को स्लो डाउन करता है। एंड ऑफ कोर्स फॉर सेफ्टी पर्पसेस इट शुड बी इन एवरी व्हीकल। जितना हम सेफ हो उतना बेटर होगा। आपको पता है अगर रोड एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे ना हमारी देश की GDP बढ़ सकती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी कि कितनी बार रोड एक्सीडेंट्स में जो फैमिली का ब्रेड अर्नर है ना उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ विच पूरी फैमिली सफर्स। तो अगर रोड एक्सीडेंट्स को हमने बेटर कर लिया ना आवर इंफ्रास्ट्रक्चर GDP विल डेफिनेटली गो हाई। और आप इसका यूजेज देखिए 2020 में ESC 19% इंप्लीमेंटेशन था और अब 41% इंप्लीमेंटेशन में। और यहाँ पे इस कंपनी को बहुत ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब इसकी बातें हैं ट्रेलर्स में। जब ट्रेलर्स की बात करो तो आपने कहते बड़े बड़े कार्गो ट्रक्स जिसके अंदर पता नहीं कितनी गाड़ियां आती हैं, कितनी बाइक्स आती हैं, जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं। अब उनकी डिमांड तो बढ़ी रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो उनके लिए सिस्टम्स, ब्रेकिंग सिस्टम्स कौन देगा? इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आप ये देखोगे ये कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्यों है? बिकॉज दे हैव द बार्गेनिंग पावर। 85% मार्केट शेयर इनका ही है। इस कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 21.3%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 31.9%, ROE इज 13.9%, ROCE इज 18.90%। ये है इनका ग्राफ और आपको दिख रहा है टेक्निकली तो दोस्त सुपर स्ट्रॉन्ग। अब फोर्थ कंपनी दोस्त वो कंपनी है बायोफ्यूल बनाने के प्लांट्स सेटअप करती है, वो प्लांट्स सप्लाई करती है। ये कंपनी
वर्ल्ड वाइड मार्केट शेयर होल्ड करती है 10% और इंडिया में मार्केट शेयर होल्ड करती है ऑफ 60%। एक और हिंट देता हूँ, ये कंपनी बनाती है एथेनॉल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। गैस किया है कि नहीं किया है? फोर्थ कंपनी है प्राज इंडस्ट्रीज। अब प्राज को समझने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक बार ये समझे कि एथेनॉल क्या होता है और एथेनॉल का क्या सिग्निफिकेंस होता है। अब एथेनॉल ना एक टाइप का बायोफ्यूल है, तो ऑफ कोर्स डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है, रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा है, कंट्रीज अपना कार्बन फुटप्रिंट कम चल रही है, तो बायोफ्यूल तो चाहिए चाहिए। एथेनॉल बनाया कैसे जाता है? जो प्लांट्स और क्रॉप्स होती है जो जनरली बल्क में पड़ी जाती है, फार्मर या तो जला देते हैं या गाड़ देते हैं या डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, उनको फीडस्टॉक बोला जाता है, उसको ग्राइंड किया जाता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, और जब वो रिफाइन होती है ना वो ब्रेक डाउन कर जाती है शुगर में, स्टार्च में, सेल्यूलोज में। जब वो ब्रेक डाउन कर जाती है उसके बाद एक पूरा फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है जिससे एथेनॉल डिराइव होता है, और यही एथेनॉल कहां यूज करते हैं? क्रूड ऑयल में यूज करते हैं, गाड़ियों में यूज करते हैं, सो दैट कंट्रीज की क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी कम हो जाए। अब आ जाते हैं दोबारा कंपनी में। एथेनॉल समझ गए? प्राज इंडस्ट्रीज तो देखो डोमिनेंट है, ये क्या करते हैं? पूरे एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स है ना, उन प्लांट्स उन मशीनरीज को ही सप्लाई करते हैं। वर्ल्ड वाइड शायद देखूंगा तो दुनिया में जो भी व्हीकल्स है ना उनमें से 80% एथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल यूज कर रहे हैं, सो दैट उनकी क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी कम हो जाए, और ऑब्वियसली क्लीनर भी है, इतनी एमिशंस नहीं छोड़ता, कार्बन फुटप्रिंट कंट्री का कम होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स भर भर के एथेनॉल प्लांट्स को एनकरेज करिए। सो मच सो ओएमसीज ने ये बोला है 3000 करोड़ लीटर्स की डिमांड पूरी करनी है इन 8 एथेनॉल डेफिसिट स्टेट्स। तो देखो डिमांड तो है ही, और मोस्ट ऑफ वो प्राज के पास ही आएंगे। इट्स अ डोमिनेंट मार्केट प्लेयर, और अभी नहीं है, बहुत टाइम से प्राज हैज बीन देयर। इसी का एग्जांपल आपको बता रहा हूं। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट है, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ टीएन एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी 2023, जिसके लिए ये इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं ऑफ 5000 करोड़। इट्स ब्रिलियंट, ये बड़े स्केल में ऊपर जा रहा है। प्राज को देखो फायदा होगा ही होगा। वैसे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, एयर एशिया की फ्लाइट गई थी फ्रॉम पुणे टू न्यू दिल्ली, और ये पहली फ्लाइट थी जिसने एथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल यूज किया था इन द प्लेन। As you are aware, last week we flew a flight from Pune to Delhi based on a sustainable aviation fuel that we made from the domestic feedstock, and that augurs a completely new pathway for the whole era of biomobility, as we call it, where biofuels will play an increasingly important role in defining mobility for the mankind. अब बात कर लेते हैं इनके क्लाइंट्स की। सबसे बड़े क्लाइंट्स उनके ऑब्वियसली शुगर कंपनीज ही हैं। अब जो शुगर कंपनीज है उनके पास ऑलरेडी शुगर है, मोलासेस है, गन्ना है, तो दे कैन डायरेक्टली गो इनटू एथेनॉल। उनके वेस्ट का ही पूरा एथेनॉल प्लांट अगर लगा लिया उनके बल्ले बल्ले। तो उनके सबसे बड़े क्लाइंट्स कौन कौन से आते हैं? EID पैरी, ब्रिटिश शुगर, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग। और अगर आप सोच लो कि यार गोला ही सिर्फ एथेनॉल नहीं है क्या? वेल मेरा भी एक क्वेश्चन ये था, क्योंकि एक अच्छी कंपनी वो भी होती है जो यार थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो, और इनका 25 to 30% रेवेन्यू कहां से आ रहा है? इनका 25 to 30% रेवेन्यू एथेनॉल से नहीं आ रहा है, वो आ रहा है हाई प्योरिटी इंजीनियरिंग बिजनेस। बेसिकली एथेनॉल प्लांट्स तो दे ही रहे हैं, उसके साथ ये वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के प्लांट्स भी लगाते हैं विद द मशीनरी एंड एवरीथिंग। तो ये एक अच्छा पॉइंट हम इन्वेस्टर्स के लिए कि देखो थोड़ा बहुत तो डाइवर्सिफाइड है। Do you have higher export orders? Is the percentage of exports as an overall part of your revenues going up? And if that is the case, then would that be a margin lever for you in FY24? Well, the way I look at it is like this. So we are focusing in a very big way in the unfolding opportunity in the international market as well, and that obviously has a better margin profile than domestic business. अब इस कंपनी में एक इशू तो है, ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए ना ये कंपनी थोड़ी क्वेश्चनेबल हो सकती है अगर आप होल्ड करना चाहो, बिकॉज दिस कंपनी इज अ सिक्लिकल कंपनी नेचर। सिक्लिकल कंपनीज कौन सी होती हैं? जो ऐसे ही ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं, फिर और ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं, फिर और ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं। तो सिक्लिकल कंपनी के लिए बेस्ट क्या होता है कि आप तब खरीदो जब वो टर्न अराउंड करे, तब खरीदो, पीक में बेच दो, फिर टर्न अराउंड करे तब खरीदो, फिर पीक में बेच दो। तो इसलिए सिक्लिकल कंपनीज के लिए आपको ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। यू नीड टू बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द मार्केट। बाय द वे, अगर आपको ऐसी रिसर्च पसंद आ रही है ना, तो आपको पता है यार गोला का टारगेट क्या है? 4000 लाइक्स का। आप लाइक ठोको, गोला को इशारा मिल जाएगा। अब प्राज सिक्लिकल ऐसे है कि देखो प्राज प्लांट सेटअप करता है। अब जब दूसरी कंपनीज, दूसरी इंडस्ट्रीज अपने धंधे में कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बड़े बड़े प्लांट्स लगाएंगे, वो छोटे मोटे एक्सपेंडिचर लगाएंगे नहीं प्लांट्स। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो दूसरी इंडस्ट्रीज करती है वो सिक्लिकल नेचर होता है, वो इकोनॉमिक ट्रेंड्स के हिसाब से होता है। जब इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है, जब इकोनॉमी बहुत खराब कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम हो जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज सिक्लिकल नेचर। बट सेइंग दिस, प्राज इंडस्ट्री ने अपने मार्जिन मेंटेन किए हुए हैं, जैसे आप देखते हो 6 से 9% के बीच में, जो स्लिम है। बट सिक्लिकल इंडस्ट्री आप देखोगे उसके हिसाब से गुड थिंग कि इनके मार्जिन्स मेंटेन्ड है। अब आ जाते हैं इनके फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 47.4%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 52.8%, ROE is 23.7%, ROCE is 31%। ये है इनका स्टॉक और ये है इसकी सपोर्ट्स और ओरिजिन्स। अब आते हैं फिफ्थ कंपनी में, और ये कंपनी वो है जो अल्कोहलिक बेवरेज बनाती है। और एक्चुअली बताऊं ये आप पहले समझ जाओगे, ये कंपनी बनाती है वाइन्स। समझ गया ना मैं क्या बात कर रहा हूं? फिफ्थ कंपनी है सोला विनयर्ड्स। ये कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वाइन सेलर है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वाइन प्रोड्यूसर भी है। इनके पास 56 लेबल्स हैं, लेबल्स जैसे रासा, ढिंडोरी, सोर्स, सतूरी, मदिरा, दिया। और यार इस देश में सोला एक कैटेगरी क्रिएटर है। मैं भी आपको आगे जाके और समझाऊंगा कैसे वाइन कभी
एक इंडियन की नेटिव ड्रिंक नहीं है, वो शायद बियर के लिए ज्यादा इंक्लाइन करे या विस्की के लिए ज्यादा इंक्लाइन करे या दूसरी अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए। सूला ने एक कैटेगरी क्रिएट किया ऑफ वाइन जहां पे इनके पास 4 खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 2 लीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं महाराष्ट्र में और कर्नाटका में। अब आप इनका पूरा बिजनेस देखोगे, बिजनेस 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले आता है वाइन बिजनेस, जहां पे ये वाइन बनाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं, हर चीज करते हैं अराउंड द वाइन। सेकंड बिजनेस आता है वाइन टूरिज्म का, जो ट्रेडिशनली अलग ही जॉनर ऑफ टूरिज्म है, जो ट्रेडिशनली अमीर लोग करते आ रहे थे, बट अब इंडिया में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो पहले तो देखो मार्केट को डिकोड करते हैं। अब इंडिया का जो वाइन का मार्केट है ना, 80% कंट्रोल्ड है टॉप 3 प्लेयर से। और सूला की मैं बात करूं, इनका मार्केट शेयर पहले 33% था और अब 52% हो गया। इसलिए आप जैसे देखो, जैसे आप वाइन की बात करोगे ना, सूला का वो जो सूरज बनाता है ना, सूरज की किरण निकल होती है, हैप्पी सूरज जो होता है, वो पिक्चर दिमाग में सीधा सामने आ जाती है। और वाइन कैटेगरी में ये चाहे रेड वाइन हो, व्हाइट वाइन हो या स्पार्कलिंग वाइन हो, हर कैटेगरी में दे आर द मार्केट लीडर। अब इंडस्ट्री की बात करते हैं। अगर मैं पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाइन देखूं, मतलब जैसे पर कैपिटा इनकम होता है, तो पर कैपिटा कंजम्पशन वाइन क्या हुआ, ऑन एवरेज वाइन की कितनी कंजम्पशन है, वो इंडिया में है 25 मिलीलीटर, जो ऑफ कोर्स जो अगर मैं दुनिया की टॉप इकोनॉमी से कंपेयर करूंगा तो ये सबसे ज्यादा कम है। बट इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, जैसे हमने पहले बात की थी, एक वाइन टेस्टिंग कल्चर है जो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे अगर आप याद करो 2000 या अर्ली 2000 का टाइम, उस समय ऑलमोस्ट 100% वाइन वाज ओनली इंपोर्टेड, हिंदुस्तान में कोई वाइन नहीं बनती थी, तो ऑफ कोर्स इट वाज रिडिकुलसली एक्सपेंसिव। और 95% वाइन की जो कंजम्पशन होती थी इन अर्ली 2000s कहां होती थी, 5 स्टार्स में, सुपर अल्ट्रा लग्जरी होटल्स में, और वो भी इंडिया की उस समय कितनी कम पॉपुलेशन होगी जो 5 स्टार जाती होगी, ओनली दे यूज्ड टू एंजॉय वाइन। वाइन एक महंगी चीज थी उस समय यार, बट आज पिक्चर ही चेंज हो गई है। आज इंपोर्ट छोड़ो, 84% वाइन ना हिंदुस्तान में खुद ग्रो होती है और सिर्फ 25% है जो अब होटल्स और 5 स्टार में कंज्यूम होती है, बाकी घरों में हो रही है। मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स को नोटिस किया है, बहुत लोगों का कल्चर बन गया कि चलो शाम को बैठे हैं, लेट्स गेट अ वाइन बॉटल, मूवी देख रहे हैं, वाइन साथ मूवी देखते हैं, तो ये कल्चर बन रहा है। एंड स्पेसिफिकली इन मेट्रो सिटीज, और आप आसपास देखोगे ना, आप खुद ऐसे इंसिडेंट्स नोटिस करोगे। अब इसके बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, ग्लोबली आप देखोगे वाइन एक ऐसी चीज है जो एक मैच्योर ऑडियंस प्रेफर करती है। तो 65% ऑफ द ग्लोबल यूजर्स ऑफ वाइन 45 के ऊपर है, तो वेरी मैच्योर ऑडियंस। बट ये चीज इंडिया में नोटिस किया है कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द वाइन ड्रिंकर्स, मतलब 50% से ज्यादा वाइन ड्रिंकर्स 37 की एज से नीचे है, मतलब मिलेनियल्स है। मिलेनियल्स आर कंज्यूमिंग वाइन्स, और इससे जो वाइन कल्चर है ना, ये हल्के हल्के करके मिलेनियल्स में पॉपुलर है ही, और ये ड्रिप करता रहेगा जेंजी में, और ये वाइन कल्चर और फैलता रहेगा विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। और यहीं पे मुझे सूला की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगती है। अब सूला को देखिए अपॉर्चुनिटी, सूला ने सोचा कि देखो यार, मिलेनियल्स वाइन पी रहे हैं, मिलेनियल्स को घूमने का बड़ा शौक है, मिलेनियल्स लाइक्स टू स्पेंड मोर एंड दे वांट लुकिंग फॉर लग्जरी थिंग्स, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, डेटा तो उनके पास आई एम श्योर हो गई सारा। उन्होंने शुरू कर दिया वाइन टूरिज्म सर। इनके सूला विनयार्ड्स नासिक में, कितने लोग पर्सनली स्पीकिंग मुझे काफी दोस्त रिकमेंड कर चुके हैं कि सूला विनयार्ड्स एक बार होके यार, एंड ये इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस है ना, काफी होटल से बेटर परफॉर्म करता है। मैं आपको इसके डेटा दिखाता हूँ। हर साल ऑलमोस्ट 3,40,000 लोग इनके विनयार्ड्स विजिट करते हैं। और अगर आप होटल्स में देखोगे ना, इनका ऑक्यूपेंसी रेट FY22 में था 71% और अब हो गया है 82.4%। 82.4% ऑक्यूपेंसी रेट टॉप होटल्स में नहीं होता है, ये इनके पास है। एंड ऑफ कोर्स अगर ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ गया, जो इनका ARR है, जो होता है एवरेज रूम रेवेन्यू, वो भी बढ़ चुका है। और इनका ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। सूला ने क्या डिसाइड किया था कि जो थर्ड पार्टी वाइन से बेचते हैं, है ना, वो बंद करें। जहां पे भी इनका प्रॉफिट मार्जिन कम है, उन लेबल्स को बंद करें। और इसलिए आप देखोगे खुद का सेल्स कंट्रीब्यूशन, वो भी स्पेसिफिकली खुद की ब्रांड्स का, और प्रॉफिट मार्जिन्स हैव नोटिसेबली इंक्रीज्ड। अब देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या सूला ये जो वाइन बना रहा है, हो सकता कोई और वाइन की कंपनी आ जाए जो उनको ओवरटेक कर ले। अब जो वाइन इंडस्ट्री है, इस कंपनी में इतने सारे मोड्स हैं कि सर घुसना आसान नहीं है। सबसे पहले आप देखोगे वाइन तो पूरे टाइम बनती रहेगी, बट जो ग्रेप्स हार्वेस्ट होते हैं वो सिर्फ 2-3 महीने होते हैं, तो एक कंपनी को बहुत मेजर इन्वेंटरी रखने की जरूरत है। दूसरा, विनयार्ड्स ओन करना आसान नहीं होता, टू मेंटेन देयर क्लाइमेट, उस ग्रेप की क्वालिटी मेंटेन करना, फार्मर से रिलेशनशिप बिल्ड करना जो लॉन्ग टर्म होता है, वो इटसेल्फ इज अ चैलेंज। तीसरा, एक वाइन, इसकी वैल्यू चेन बहुत लंबी है। आप वाइन अभी बनाओगे तो इमीडिएटली तो बिकेगी नहीं वाइन, उस वाइन को स्टोर करोगे, रखोगे, जिसमें इन्वेंटरी का बहुत मेजर चैलेंज आता है, उसके बाद लेबल करके बेचोगे। पैसे अपने वाइन में डाले, अभी आपको पैसे मिल रहे हैं काफी सालों बाद, वो वाइन जितनी भी एज करी उसके बाद, तो वैल्यू चेन भी लंबी है। और अल्कोहलिक बेवरेज है, अल्कोहल जहां पे आएगा सरकार की रेगुलेशन तो होगी, तो जहां पे सरकार की बहुत रेगुलेशन होती है ना, वहीं पे किसी और इंडस्ट्री को घुसना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड दिस इज व्हाई सूला इज इन अ ग्रेट इंडस्ट्री एट अ ग्रेट प्लेस, जहां पे मिलेनियल्स आर चूजिंग वाइन एंड जहां पे मिलेनियल्स
आर अर्निंग मोर। अब सूला की मैनेजमेंट का क्या एम है ये देख लेते हैं। सूला की मैनेजमेंट ये बोल रही है कि ये मेजॉरिटी अपनी ब्रांड्स ही बनाना चाहते हैं, इसलिए FY23 में इनका 86.9% रेवेन्यू खुद की ब्रांड से आया था। ये वाइन टूरिज्म में और फोकस करना चाहता है और ये प्रीमियमाइजेशन में भी फोकस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना पहले ड्रीम फोक्स में कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा हो रही है। सेम रीजन दे आल्सो वांट टू फोकस मोर ऑन प्रीमियम प्रोडक्ट। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कह रहे हैं कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर कंपनी का फोकस है, जिसके चलते मार्जिन्स में आपको आगे भी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इनका टारगेट सिर्फ वाइन बेचना ही नहीं है, इनका टारगेट ये भी है कि वाइन का कल्चर बढ़ाए, वाइन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाए इन टायर 1 इन टायर 2 सिटीज। एंड ऑफ कोर्स इफ दैट हैपेंस सबसे पहले वो सूला के पास ही आएंगे। अब आते हैं सूला के फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 8.39%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 158%, ROE इज 18.30%, ROCE इज 19.90%। और सर ये ग्राफ देखो, मतलब सीधा ऊपर जा रहा है। मैं इसमें सपोर्ट सीजन ड्रॉ भी नहीं कर रहा बिकॉज जरूरत भी नहीं है, ये क्लियर दिखा है टेक्निकली दिस ग्राफ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इसके बाद आपको ईवी स्टॉक्स की वीडियो चाहिए सर, आप कमेंट बॉक्स में ईवी स्टॉक्स लिख दो, आपको पता है कमेंट्स आ गए, गोयला उसमें वीडियो बना देगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स जाने तो ये हैं अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स।